हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 12th की फिजिक्स के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन के पहले टॉपिक की इलेक्ट्रिक करंट की। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उसके फार्मूले क्या हैं और जितनी ढेर सारी बातें हैं हम सब पर आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, वैद्युत धारा क्या चीज़ है इसको पहले हम लोग आराम से समझ लेते हैं। बहुत आसान है। वैद्युत माने यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक माने क्या है, तो इलेक्ट्रिक माने होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक माने क्या होता है बच्चों? चार्ज। और करंट माने क्या होता है? करंट का मतलब होता है फ्लो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? क्या है वैद्युत धारा? वैद्युत धारा एक्चुअली में चार्ज का फ्लो है, चार्ज का बहना है वैद्युत धारा। मतलब कि आवेश की जो गति की अवस्था है, चलती हुई अवस्था वाला जो आवेश है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा। समझ पा रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्ज की बहती हुई अवस्था, चार्ज की चलती हुई अवस्था। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी हुई है पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को पढ़ते थे। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन में। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हम चलते हुए चार्ज की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी कि स्थिर वैद्युतिकी में जो पहली यूनिट है वहाँ रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते थे। इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हमको चलते हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। यहाँ पर पढ़ा था रुका हुआ चार्ज क्या क्या कर सकता है, क्या क्या इफेक्ट दिखा सकता है, सब कुछ पढ़ लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है कि चलता हुआ चार्ज क्या क्या प्रॉपर्टी दिखा सकता है। तो चलते हुए चार्ज की बहुत सी प्रॉपर्टी है। वो हीट पैदा कर सकता है, वो मैग्नेटिज्म पैदा कर सकता है, वो करंट बना सकता है। तो वही चलते हुए चार्ज की पहली प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की जो चलती हुई अवस्था है वही पहली प्रॉपर्टी है। उसी चलती हुई अवस्था को ही हम लोग बोलते हैं वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ये बात आप लोगों को समझ में आ जाती है? कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब होता क्या है देखिएगा, मान लीजिए आपके पास में ढेर सारे चार्ज हैं, बहुत सारे चार्ज हैं। ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज, ये और एक चार्ज मान लीजिए ये। तो ये चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब चल रहा है। चार्ज अगर चलने लगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ रहे, याद रखिएगा। हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने आ गए हैं। अब ये चार्ज जब फ्लो हो रहा है तब हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर करंट आ गई, मतलब कि बहता हुआ चार्ज आ गया। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि यहाँ पर करंट कितनी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4 चार्ज फ्लो करने लगे, तो हम करंट निकाल लेंगे इसके हिसाब से ही। लेकिन ऐसा नहीं है। चार्ज हमारा ये जो फ्लो करेगा, हमको अब ये देखना है कि ये चार्ज कितने एरिया से गुजर रहा है। मतलब समझने का प्रयास करिएगा। इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या पढ़ते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पढ़ते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन ये जो फ्लो होने वाले चार्ज हैं वो कितने हम गिन लें भाई? इस ब्रह्मांड में बहुत सारे चार्ज इधर उधर मोशन में हैं, तो क्या सबके सब चार्जेस का हम जोड़ करके करंट बता देंगे? आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। आपको किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाले चार्ज ही लेने हैं।
जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। मतलब अगर ये तार हम ले लेते हैं, इस तार में कितनी करंट फ्लो हो रही है, मतलब इस तार से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इन सब बातों को अगर डिस्कशन करेंगे तो केवल इसके अंदर के चार्ज लिए जाएंगे, मतलब इसके ही एरिया से कितने चार्ज गुजर रहे हैं सिर्फ उसको ही देखना है, बाहर किसी चार्ज को नहीं देखना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर ये चार्ज गुजरे हैं इस एरिया से, तो केवल इन चारों चार्ज की वजह से करंट मिलेगी। लेकिन अगर एरिया हमारा ऐसा होता कि हमको रिक्वायरमेंट केवल इतने एरिया की है, सिर्फ इतने एरिया की है, तो यहाँ पर अकेले ये वाला चार्ज गुजर जाता, बाकी चार्ज नहीं गुजरते। तो फ्लो तो सभी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन करंट के लिए जिम्मेदार केवल एक ही चार्ज है, वो है ये वाला, क्योंकि हमको केवल करंट जो चाहिए वो इतने पोर्शन के लिए ही चाहिए, हम इंटरेस्टेड हैं केवल इतने ही पोर्शन की करंट के लिए, तो यहीं से गुजरने वाला हम चार्ज लेंगे। तो क्या समझ में आया करंट में? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? चार्ज की बहती हुई अवस्था को करंट बोलते हैं, यानी कि चार्ज चलेगा तो करंट नाम की कोई चीज़ आ जाएगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला क्या, अभी सब देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट मतलब चार्ज की चलती हुई अवस्था को हम लोग करंट बोलते हैं। ये जो चार्ज चल रहे हैं वो कहाँ से गुजरेंगे? वो गुजरेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया से जो हम चुनेंगे। एरिया हमारा होगा, चार्ज गुजर जाए वहाँ से, तो उस एरिया से इतनी करंट गुजर रही है ऐसा हम बोल देंगे। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाला चार्ज ही, यहाँ पर सुन लीजिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाला चार्ज ही करंट बनाएगा। बाकी सारे चार्ज क्या कर रहे हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। तो करंट का कहीं ना कहीं संबंध किससे है? एरिया से है। हम केवल वही करंट, बाकी को एरिया बहुत ज़्यादा इंपैक्ट और कुछ नहीं डालता, बस ये है कि हम इंटरेस्टेड कितने में है, इतने में, तो वो एरिया बता दिया कि चार्ज यहीं से गुजर रहा है बस। इसके बाद में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने आगे जाके छोटा एरिया ले लिया या आगे जाके बड़ा एरिया ले लिया। अब बस यही चार्ज गुजर रहा है, हमको इसी पे फोकस करना है, बाकी सारे बेकार हमारे लिए। एक बार आपने जहां पर एरिया ले लिया बस वही मेन है, उसके बाद आगे आप कुछ भी करते रहिए, फर्क नहीं पड़ रहा। एक ही चार्ज केवल कंसीडर किया जा रहा है, हर जगह एक ही चार्ज रहेगा, बाकी सारे चार्ज हो गए बेकार। ये तो हो गई दूसरी बात हमारी। पहली बात है कि चार्ज फ्लो करेगा तो करंट आएगी, दूसरी बात एरिया आपको कंसीडर करना पड़ता है, कोई ना कोई क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद। तीसरी बात यह है कि करंट में हम क्या देख रहे हैं? करंट में हम देखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज ये देखते हैं, और साथ में एक चीज और देखते हैं, वो है टाइम। ये कहां से आ गया? अगर हम करंट देख रहे हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज देखेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज के साथ में हम टाइम भी देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये दो एरिया है, एक एरिया ये है और एक ये एरिया है, और इत्तेफाक से दोनों एरिया सेम है, एकदम सेम है। यहाँ से कुछ चार्ज गुजर रहा है, यहाँ से भी कुछ चार्ज गुजर रहा है, और इत्तेफाकन यहाँ पर चार्ज कितना है? 2 कूलाम, तो यहाँ भी 2 कूलाम ही है। बस अंतर ये पड़ रहा है कि यहाँ पर 2 कूलाम चार्ज को फ्लो होने में जो समय लगा वो 10 सेकंड लगा, और यहाँ पर 2 कूलाम चार्ज को फ्लो होने में बच्चों 1 सेकंड का समय लगा। समझें बात को? दो आपके पास सेम एरिया है, एकदम एक जैसे, दोनों से चार्ज गुजरा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज गुजरा 2 कूलाम का, लेकिन यहां से गुजरने में चार्ज ने 10 सेकंड का टाइम लिया, धीरे धीरे गुजर रहा था। यहां से गुजरने में स्पीड से गुजरा, बहुत कम समय लिया, केवल 1 सेकंड लिया। तो बताइए करंट ज़्यादा कहां पर है? ऐसे समझो आप, जैसे आपके पास पानी वाला पाइप है, जो रबड़ होती है, पानी निकल रहा है। यहाँ वाली सिचुएशन कैसी है? यहाँ पर पानी बहुत आराम से निकल रहा है, थोड़े से पानी को निकलने में 10 सेकंड का समय लग जाता है, लेकिन यहाँ वाला जो पानी है वो बहुत स्पीड से निकल रहा है, और मात्र 1 सेकंड में ही वो पर्याप्त पानी निकल गया जो हमको चाहिए। तो सोचिए पानी की धार किसमें ज़्यादा तेज होगी? इस वाले में जहाँ धीमे धीमे निकल रहा है, या इस वाले में फटाक से निकल गया?
जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी की धार ज़्यादा तेज होगी, पानी की करंट ज़्यादा तेज होगी। वही हाल यहाँ है, चार्ज यहाँ पर गुजरा 2 कूलम, यहाँ भी गुजरा 2 कूलम, लेकिन यहाँ धीरे धीरे गुजर रहा है, मरा मरा जा रहा है। बिल्कुल 10 सेकंड का समय उसने ले लिया इस एरिया को पार करने में, लेकिन यहाँ पर उतना ही चार्ज ने 1 सेकंड में पार कर लिया। तो यहाँ की करंट ज़्यादा और यहाँ की करंट कम हो गई। तो देखिए फ्लो ऑफ चार्ज तो ठीक है, करंट के लिए जिम्मेदार है कि 2 कूलम का चार्ज चल रहा है, मतलब करंट होगी, लेकिन कितने सेकंड में चल रहा है? कम चार्ज, कम मतलब कि कम समय में ज़्यादा चार्ज जा रहा है, ज़्यादा समय में कम जा रहा है, क्या हो रहा है वो भी वहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, तभी तो मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली करंट ज़्यादा है या कम। तो फ्लो ऑफ चार्ज भी देखना होता है, टाइम भी देखना होता है, और इसी के आधार पर हमारी जो करंट बनती है, करंट का सिंबल होता है आई। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एकांक समय में कितना चार्ज फ्लो कर गया किसी पर्टिकुलर एरिया से, उसको हम कहेंगे करंट। फिर से सुनिए, किसी दिए गए पर्टिकुलर एरिया से पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज गुजर रहा है वही है हमारी करंट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं, या प्रति सेकंड आवेश जो गुजर रहा है उसको हम वैद्युत धारा बोलेंगे। लेकिन कहाँ से? किसी दिए हुए एरिया से। इसको बच्चों और क्या बोला जा सकता है? फ्लो ऑफ चार्ज, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी दिए हुए अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा। अगर आप सीधा बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आवेश प्रवाह की दर को, तो ये जो प्रवाह हो रहा है, आवेश का जो फ्लो हो रहा है, वो कहाँ से हो रहा है? तो किसी न किसी एरिया से हो रहा होगा, किसी न किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल से गुजरा है वो, तो वो एरिया भी हमको बताना पड़ता है। तो अगर आप बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किसी पर्टिकुलर दिए हुए एरिया से गुजरने वाला जो चार्ज होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। और डेफिनेशन है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हम करंट को जब पढ़ते हैं तो करंट का जो मतलब होता है वो एक्चुअल मतलब आप देख रहे हैं फ्लो ऑफ चार्ज है। इसको हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट? इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितनी तेज से चार्ज फ्लो किया, कितना धीरे धीरे फ्लो किया, यही तो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इंटेंसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, तो इंटेंसिटी का सिंबल आई ले लिया गया है और उसी आधार पर ये इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी बच्चों कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। ओके, कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट होनी चाहिए थी, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम की यूनिट सेकंड, लेकिन करंट के विषय में स्टडी करने वाले हमारे एम्पियर साहब थे, साइंटिस्ट हैं, सुना होगा आपने सबने नाम इनका, तो उन्हीं के सम्मान में हम इस पूरे यूनिट को नाम दे दिए हैं एम्पियर। तो आई इज इक्वल टू बन गया क्यू अपॉन टी और यूनिट बन गई एम्पियर। और हम इसमें क्या बना सकते हैं फॉर्मूले को? हम I बराबर Q की जगह पर NE भी लिख सकते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने फॉर्मूला NE अपॉन टी। यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज अगर दिए जाएं कि भैया 200 इलेक्ट्रॉन गुजर गए हैं, 500 इलेक्ट्रॉन गुजर गए हैं इतने सेकंड में, तो भी करंट ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज है, लेकिन फ्लो ऑफ चार्ज कहाँ से? किसी पर्टिकुलर एरिया से, एरिया होना चाहिए। आप कंप्लीटली जो डेफिनेशन बनाएंगे तो फ्लो ऑफ चार्ज तो चाहिए ही, साथ में कितने समय में गुजरा है ये भी वहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसको भी तो देखना पड़ेगा कि कम समय में जा रहा है कि ज़्यादा समय में। तो सब ओवरऑल बना करके क्या बना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से गुजरने वाले आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा बोलते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट होनी चाहिए कूलम पर सेकंड, लेकिन इसको एम्पियर लिख दिया गया है। Q की जगह पर NE भी लिख सकते हैं, तो Q की जगह पर NE बाई टी लिख दिया है। यहां तक बात समझ आ रही है? ओके। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है
वो कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट नहीं होगा का मतलब है कि आपने कोई एक एरिया चुना, उस एरिया से कभी 2 कूलम चार्ज गुजरा 1 सेकंड में, कभी 3 कूलम, कभी 4 कूलम, कभी 10 कूलम, कभी 20 कूलम। मतलब आप हर 1 सेकंड में देखिए चार्ज सेम नहीं गुजरेगा, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो होगा वो क्रॉस नहीं कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसा जो फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत तेज़ी से वेरी कर रहा है। ऐसी दशा में हम करंट को कैसे निकालते हैं, चलिए इसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए बच्चों, इफ़ द फ्लो ऑफ चार्ज इज़ नॉट कांस्टेंट, मतलब कुछ ऐसा है कि जो आपके पास वायर है, मान लो ये कोई तार है अपने पास, और इस तार के अंदर का ये क्रॉस सेक्शन है, एक अनुप्रस्थ परिच्छेद है जिससे चार्ज गुजर रहा है, ये चार्ज गुजर रहा है। इस क्रॉस सेक्शन से जब ये चार्ज गुजर रहा है तो वो हर सेकंड में सेम नहीं है। पहला वाला जब 1 सेकंड हमने देखा तो 1 सेकंड में जो चार्ज गुजरा, मान लिया वो 2 कूलम गुजरा, ठीक बात। दूसरा सेकंड हमने देखा, दूसरा सेकंड मतलब हमने अगला 1 सेकंड देखा। पहला 1 सेकंड में 2 कूलम निकल गया, अगले 1 सेकंड में 4 कूलम गुजर गया, फिर अगले 1 सेकंड में 3 कूलम गुजरा, कम भी हो सकता है, अगले 1 सेकंड में 5 कूलम गुजरा। समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? अगर फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है का मतलब कि पहला वाला 1 सेकंड देखा था तो 2 कूलम गया, अगले 1 सेकंड में, अब टोटल 2 सेकंड हो चुके हैं लेकिन 4 कूलम निकल पाया, फिर उसके बाद अगला 1 सेकंड और देखा हमने तो केवल वहां पर 3 कूलम गुजर पाया, फिर अगला 1 सेकंड बीता तो एकदम से स्पीड बढ़ गई, 5 कूलम गुजर गया वहां से। ऐसी दशा में आप फ्लो ऑफ चार्ज देख रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो करंट की वैल्यू भी कम ज़्यादा हो रही होगी। उतने ही एरिया से कभी 2 कूलम गुजर जाता है, कभी 4 कूलम गुजर जाता है, कभी 3 कूलम गुजरता है, कभी 5 गुजर जाता है। तो जो ताकत है चार्ज के फ्लो होने की वो बार बार कम ज़्यादा हो रही है, तो बार बार वहाँ पर करंट भी कम ज़्यादा हो रही होगी। जैसे पानी की रबड़ है आपके पास, कभी पानी धीरे निकल रहा है, अचानक से पानी तेज हो जाता है, फिर पानी धीमे हो रहा है, अचानक से तेज, अचानक से और तेज हो रहा है। तो बार बार जो धारा है वो कम ज़्यादा हो रही है, कभी धारा कम, कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा, कभी बिल्कुल ही कम। तो ऐसी दशा में करंट की वैल्यू बार बार बदल रही है, धारा बार बार कम ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी दशा में हम लोग क्या निकालेंगे? पहली, इसमें 2 कंडीशन निकल के आएंगी। पहली कंडीशन है एवरेज करंट। एवरेज करंट, वैसे भी जब कोई चीज़ बार बार बदल रही होती है तो हम क्या लेते हैं? उसका एवरेज। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज सेम नहीं है, कम ज़्यादा हो रहा है, कभी ज़्यादा चार्ज जाता है, कभी कम जाता है, कभी ज़्यादा जाता है, कभी कम जाता है। तो करंट भी कम ज़्यादा हो रही है। अब जब करंट कम ज़्यादा होगी तो करंट का मान हम कैसे बताएंगे? एवरेज लेना पड़ेगा। कैसे एवरेज लेंगे? तो एवरेज करंट निकलती है आई एवरेज, या फिर आप इसको लिख सकते हैं आई बार, जो भी आपकी मर्जी हो उससे लिख सकते हैं। और आई एवरेज या आई बार इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। आपने अभी आई का सामान्य फॉर्मूला देखा था, डेफिनेशन वाला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, अभी भी लिखा है चार्ज अपॉन टाइम, लेकिन ये जो चार्ज है वो टोटल है और टाइम भी हमारा टोटल है। जैसे आप लोगों ने अगर याद हो क्लास 11 में पढ़ा है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब फिर टोटल की बात करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी सब कुछ एक साथ ले लेना है, टोटल। तो टोटल चार्ज कितना है इस एग्जाम्पल में? टोटल चार्ज 2 4 6 6 3 9 9 5 14, ये हो गया 14 कूलम का नेट चार्ज, टोटल चार्ज। टोटल टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये हो गया 4 सेकंड। तो 4 से जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 तियाँ 12 और 4 पंचे 20, 3.5 एम्पियर की करंट आ गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ पर ये निकली हमारी एवरेज करंट।
अच्छा, अब यहीं से एक चीज़ को हम समझा देने का प्रयास करते हैं कि अगर फ्लो ऑफ चार्ज सेम होता, मान लो सेम होता, तो सेम होता तो क्या होता, पहले में 2 कूलाम है तो अगली बार में भी कितना होता, 2 कूलाम, उसके बाद में भी 2 कूलाम, उसके बाद में भी 2 कूलाम। अरे भैया तभी तो कांस्टेंट बोल पाएंगे ना हम कि जब फ्लो ऑफ चार्ज हमेशा सेम बना रहे, पहले 1 सेकंड में 2 कूलाम तो अगला 1 सेकंड में भी 2 कूलाम जा रहा है, अगले 1 सेकंड में भी 2 कूलाम ही जा रहा है, अगले 1 सेकंड में भी 2 कूलाम ही जा रहा है। तो ऐसी दशा में हम करंट कैसे निकालें? फ्लो ऑफ चार्ज अगर सेम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला वाला जो ऑप्शन है वो ये कि आपने जो अभी एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है I बराबर Q/T, अगर फ्लो ऑफ चार्ज सेम है तो आपने जो जर्नल फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है या जो अभी डेफिनेशन वाला पढ़ा है ये यूज कर सकते हैं। कोई सा भी आप ले लो चार्ज, मान लो पहले वाला ले लो, सब तो सेम ही है, कुछ भी ले लो। तो Q की वैल्यू 2 कूलाम और समय कितना है 1 सेकेंड, तो बचेगा केवल 2 एम्पियर, 2 एम्पियर करंट आ जाएगी। या फिर आप एवरेज वाला मेथड आप लगा लो, हालांकि ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन लगाना चाहे तो आप एवरेज वाला लगा लो। आई जो निकलेगा, आई एवरेज निकलेगा, हालांकि एवरेज लिखना नहीं है हमको क्योंकि यहाँ पर बदल ही नहीं रहा है, तो एवरेज हम लेंगे क्यों भाई? जो चीज़ चेंज ही नहीं हुई है उसका एवरेज थोड़ी नहीं लिया जाता। आप लेंगे भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे, अगर आप लिखना चाहते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो देखो टोटल चार्ज कितना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 कूलाम टोटल टाइम 4 सेकेंड, 4 दूनी 8, 2 एम्पियर करंट अभी भी आई, 2 एम्पियर ऐसे भी आई। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये कहने का मतलब है हमारा कि अगर करंट का जो फ्लो है या फ्लो ऑफ चार्ज है वो सेम है, वो सेम है, तो फिर आप बेसिक वाला फॉर्मूला लगा लीजिए I बराबर Q/T, और आपको फिर हर सेकंड में देखने की जरूरत नहीं है। जब सेम है तो कोई सा भी एक टाइम ले लो आप कि भैया हम ये वाले समय पे देख रहे हैं कितना चार्ज गुजर गया, ठीक, तो Q का मान 2, टाइम का मान 1 सेकंड, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। लेकिन अगर आप एवरेज निकालना चाहते हैं यहाँ तो निकाल लीजिए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, हल करेंगे तो भी वही वैल्यू मिलेगी जो पहले मिली थी, चेंज नहीं होगी। तो बेहतर है आप यही वाला लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फ्लो ऑफ चार्ज क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पर करंट निकालनी होगी एवरेज। पहली कंडीशन सेम है, अगर चार्ज, फिर से सुन लो, चार्ज का फ्लो अगर सेम है, कम ज्यादा नहीं है, तो 2 कंडीशन, अगर सेम नहीं है तो भी 2 कंडीशन। पहली आपने एवरेज करंट देख लिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज टोटल टाइम, करंट आ गई। देखिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, तात्क्षणिक धारा क्या होती है या तात्कालिक धारा क्या होती है? लगातार फ्लो बदल रहा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी चार्ज ज़्यादा फ्लो हो रहा है कभी कम फ्लो हो रहा है। ऐसी दशा में बार बार करंट बदल रही है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ 6वें सेकंड में कितनी करंट है, बताओ 12वें सेकंड में कितनी करंट है। क्योंकि 12वां सेकंड अगर है तो 11वें में करंट कुछ और रही होगी और 13वें में कुछ और रही होगी, क्योंकि लगातार करंट का मान बदल रहा है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक छोटे सी टाइम में आपसे पूछा जाए करंट कितनी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और इंस्टेंटेनियस वर्ड आप पहले क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन में। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए जो टाइम का इंटरवल होना चाहिए वो बहुत छोटा, ठीक 12वें सेकंड की बात करनी है। रेंज नहीं चलेगी कि 8 से लेकर के 15 सेकंड तक का बता दें चल जाएगा, ऐसा नहीं है, 12वें सेकंड की ही बात है। तो जो डेल्टा टी होना चाहिए हमारा टाइम, वो बहुत सूक्ष्म होना चाहिए, डेल्टा टी टेंस टू 0 होना चाहिए। और फिर ये जब टाइम बहुत छोटा कर लेंगे तो यही वाली जो एवरेज करंट थी हमारी, यही इंस्टेंटेनियस करंट बन जाएगी। और इसको लिखने का तरीका आप मैथ में पढ़ चुके हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और इसको अपन लोग लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, ऐसे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग लिखते थे v बराबर डी एस अपॉन डी टी, वेलोसिटी को भी ऐसे ही लिखते थे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते थे a डी वी अपॉन डी टी, याद है ना आपको? तो इंस्टेंटेनियस वाली जितनी भी चीज़ें होती है उसमें डिफरेंशिएशन आ जाता है। तो यहाँ पर अब इंस्टेंटेनियस करंट है तो q अपॉन टी तो रहेगा ही, बस डिफरेंशिएशन का सिंबल लग जाएगा, ठीक है। स्मॉल टाइम इंटरवल में स्मॉल सा चार्ज लिया गया है। क्वेश्चन कैसे इसके सॉल्व करते हैं हम लोग? क्वेश्चन इसके एग्जाम में कुछ ऐसे मिलेंगे आपको कि Q की एक इक्वेशन दी होगी, आपको Q का एक समीकरण दिया होगा,
Q इज इक्वल टू 3t² प्लस 6t+1 मान लेते हैं। ये कोई इक्वेशन है Q की, और सवाल आपसे पूछा गया कि बताओ t बराबर 5 सेकेंड पर करंट कितनी है, क्वेश्चन मार्क। आपको एक क्वेश्चन देगा कि Q की वैल्यू भैया ये है, चार्ज बार बार बदल रहा है समय के साथ, समय तो बढ़ता जा रहा है, चार्ज कम ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो यहाँ पर तो हालांकि चार्ज बढ़ता ही जा रहा है इस इक्वेशन के हिसाब से, तो चार्ज का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 5वें सेकंड में करंट कितनी आएगी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? dq/dt। 3t² का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 6t, पढ़ चुके होंगे आप लोग। अब 6t का हो जाएगा 6 और 1 का हो जाएगा 0, तो हमको मिल जाएगा 6t+6। ये मिल गया dq/dt, और dq/dt को ही हम लोग करंट बोलते हैं ना, यानी हमको I मिल गया। अब आपको करंट की वैल्यू बतानी है कब? 5 सेकंड में, तो लिख देंगे एट t = 5 सेकेंड, और इस t का मान उठाकर इक्वेशन में रख दीजिए जहां जहां t दिख रहा हो। तो I बराबर 6t+6, 6 × 5 = 30, 6 × 36 एम्पियर की करंट। फिनिश हो गया। तो कोई भी ऐसा इंस्टेंटेनियस, अरे भैया रुक जाओ, कहाँ गिर रहे हो? हाँ, तो कोई भी इंस्टेंटेनियस करंट का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको Q की एक इक्वेशन दे दी जाएगी और एक टाइम दिया जाएगा कि 5वें सेकंड में करंट बताओ, 10वें में बताओ, 12वें में बताओ, 0 सेकंड पे बताओ, कभी भी पूछ सकता है। तो उस दी हुई इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट पे। डिफरेंशिएशन के बाद में dq/dt यानी करंट मिल चुकी होगी। अब इस इक्वेशन में अगर कहीं t दिखाई देता है तो वो t का मान जो आपसे पूछा गया था उठा के वहां रख देना, सॉल्व कर देना, आपको करंट मिल जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में दो तरह की करंट बन गई, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। और ये तब होती है जब हमारा फ्लो कैसा ना हो, चार्ज का सेम ना हो, कांस्टेंट ना हो। अगर करंट सेम है तो ये सब नौटंकी करने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। I बराबर Q/T लगा सकते हैं, केवल आराम से आंसर निकाल लेंगे। और हमारे सिलेबस के जो क्वेश्चन है वो 90% क्वेश्चन ऐसा है जो कांस्टेंट फ्लो पर ही डिपेंड करता है। सिंपली I बराबर Q/T का इस्तेमाल करने से वो सब सॉल्व हो जाएंगे। 10% प्रश्न ऐसे आपको मिल सकते हैं जिनमें फ्लो ऑफ चार्ज सेम नहीं होगा, और वहां पर फिर हमको या तो एवरेज करंट पे आना पड़ेगा या इंस्टेंटेनियस पे आना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है हमसे पूछ क्या रहा है। अगर वो इंस्टेंटेनियस के हिसाब से सॉल्व हो सकता है तो इंस्टेंटेनियस वाला हम dq/dt लगा लेंगे, और एवरेज के हिसाब से अगर सॉल्व हो सकता है तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम लगा लेंगे। और यहीं से हमारी करंट की फॉर्मूला वाली कहानी तो लगभग खत्म हो जाती है। देखिए बच्चों, अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो जिधर चार्ज जा रहा होगा उधर ही करंट की डायरेक्शन तो हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि दो तरह के चार्ज है अपने पास, एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। तो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगाई है कि पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जाए, तो नेगेटिव चार्ज 100% है वहां पर अपोजिट डायरेक्शन भाग रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव पर फोर्स अगर इधर है तो नेगेटिव पर अपोजिट लगेगा, इधर लगेगा, उधर भाग जाएगा। ऐसी दशा में आप यहाँ पर देखेंगे तो दो तरफ मोशन हो रहे हैं चार्ज के, तो किधर आप ले लेंगे, इधर वाला आप मोशन लेंगे कि इधर वाला, करंट आप इधर मानेंगे कि इधर मानेंगे। तो ये तो एक महत्वपूर्ण कंफ्यूजन हो गया हमारे सामने, इसको इग्नोर नहीं कर सकते भैया, समझना पड़ेगा। तो हुआ ये कि हम लोगों ने हमेशा से पॉजिटिव चार्ज को ही महत्वपूर्ण मान लिया है, पॉजिटिव चार्ज को ही महत्व दिया। तो उस महत्व के चक्कर में
आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बताई जाती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में ही बताई जाती है, क्योंकि जनरली अगर आप फ्लो की बात करेंगे तो पानी का फ्लो देखिए आप हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है पानी का, मतलब अगर ऊंचाई में पानी है तो वो नीचे की तरफ अपने आप आ जाएगा, अपने आप नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पानी का जो फ्लो है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है। इसी तरह से हीट का फ्लो, ऊष्मा का प्रवाह भी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे होता है, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। इसी तरह से करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, और ये वाला फ्लो पॉजिटिव चार्ज करता है। हायर पोटेंशियल यानी पॉजिटिव, लोअर पोटेंशियल यानी निगेटिव, और ऐसी दशा में आपने अगर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया तो पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन, वो भागते भागते नीचे आ जाएगा। तो जिधर पॉजिटिव चार्ज आया वही फ्लो, हमारी डायरेक्शन, फ्लो की जो डायरेक्शन है करंट की भी है। तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण हमेशा किसको माना? पॉजिटिव चार्ज को ही मान लिया, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा में ही है, यानी कि निगेटिव चार्ज जो होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो करंट उसके विपरीत मिल रही है। ये बात समझ नहीं आई क्या? पॉजिटिव चार्ज अगर इधर गया तो करंट आपको इधर ही मिल रही है। अब करंट की डायरेक्शन जब फिक्स हो गई तो इस सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज कहाँ भाग रहा है? अपोजिट, तो करंट तो इधर ही जा रही है ना। नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज इधर गया, नेगेटिव चार्ज इधर गया, तो दोनों में से करंट किसके हिसाब से लेना है? पॉजिटिव वाले को मेन माना है हमने, तो करंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में चली गई, तो नेगेटिव के अपोजिट है ना। तो वही बात बता रहे हैं हम कि करंट हमेशा पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है या नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ये केवल कन्वेक्शनल डायरेक्शन है, मानी हुई डायरेक्शन है, परंपरागत तरीके से बना ली गई है। एक बार रूल बना लिया, उसी रूल को हमको मानना है। उसमें कोई वैसा लॉजिक हम नहीं निकाल सकते कि कोई डेरिवेशन, कोई तरीका से डायरेक्शन निकली, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मानी गई है, पॉजिटिव की डायरेक्शन में ही करंट होगी, नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगी। ओके, अब आगे अगर हम बात करें कि जो करंट है वो वेक्टर है या स्केलर है, तो भैया वेक्टर के लिए हमको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में चाहिए होता है केवल मैग्नीट्यूड। तो करंट के पास में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण, परिमाण यानी कि वैल्यू। तो करंट की अपनी कुछ ना कुछ वैल्यू तो होबे करेगी कि करंट 10 एम्पियर की है, 20 एम्पियर की है, 100 एम्पियर की है, तो मैग्नीट्यूड तो उसके पास है। और डायरेक्शन भी देख लिया कि उसके पास पॉजिटिव की दिशा में है डायरेक्शन, नेगेटिव के अपोजिट है। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अल्टीमेटली वो कौन सी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर बन गई। लेकिन ये गलत है। करंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी ली जाती है, क्योंकि वो स्केलर है, क्योंकि उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है क्या? अरे डायरेक्शन भी है। तो ये एक अजीब सी समस्या आ रही है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद वो वेक्टर नहीं बना, वो स्केलर बन गई। क्यों है ऐसा? तो इसके पीछे की वजह है बच्चों वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित क्या है? आपने क्लास 11 में पढ़ा है, समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगुलर मेथड, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब कुछ जो हम लोगों ने पढ़ा था वो वेक्टर अलजेब्रा है। मतलब कि वेक्टर के लिए एक बीजगणित है, वेक्टर के लिए मैथमेटिक्स है कि वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, वेक्टर को कैसे घटाएंगे, वेक्टर का कैसे गुणा होगा, भाग नहीं होता है वेक्टर में, केवल गुणतक होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इन चीज़ों को? तो हुआ क्या, आपने जब वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा, वेक्टर का जोड़ना, तो आपने एक वेक्टर ये लिया, वेक्टर P है, एक वेक्टर ये है, वेक्टर Q, और यहाँ पर दोनों का जो जोड़ने का तरीका है पैरेललोग्राम मेथड ले लेते हैं, ट्रायंगुलर वाला भी ले सकते हैं, ट्रायंगल वाला। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है R है, इसका मान आपने ऐसा कुछ निकाला था, दोनों में सेम आता है, p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स, ये है थीटा।
यानी कि वेक्टर के जो नियम है वो ये कहते हैं कि अगर वेक्टर p वही रहे, यहाँ पर वेक्टर q भी उतना ही रहे, लेकिन इसको ऐसे ना रख करके हम ऐसे रख दें, तो जोड़ने पर अब आपका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली अलग आएगा। देखो यहाँ का मैग्नीट्यूड, यहाँ की लंबाई ज़्यादा है, यहाँ की लंबाई कम है। यहाँ पर थीटा का मान बढ़ गया है तो एंगल का मान घट जाएगा। कॉस थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू घटती है। मैथ समझो, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 1/2, सॉरी, यहाँ पर एंगल देखिए आप बढ़ गया है, यहाँ पर एंगल कम है, तो कॉस में एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा कॉस की वैल्यू वैसे वैसे घटेगी। तो यहाँ पर एंगल जितना बढ़ता जाएगा जो रिजल्टेंट है उतना कम होता चला जाएगा। और भी अगर हम एंगल बढ़ा दें, वेक्टर को ऐसे कर दें बिल्कुल इस तरीके से, एंगल बहुत बढ़ा दिया तो इसका पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बनेगा और इसका ये आर का मान और भी कम हो जाएगा। हम कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वेक्टर के एडिशन में, वेक्टर के जोड़ने में, वेक्टर जब जोड़े जाएंगे तो उनके बीच का एंगल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एंगल अगर कम रहेगा तो उसका आंसर कुछ ज़्यादा मिलेगा, एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो आंसर उसका कुछ कम हो जाएगा। मतलब एंगल बदला तो फिर आंसर भी बदलेगा। P+Q करोगे आंसर चेंज आएगा। लेकिन होता क्या है, करंट के साथ में आपके पास में एक तार ये है, एक तार ये है, ये 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर और एक ये तार है। तो यहाँ पर जब करंट आएगी 4 एम्पियर 3 एम्पियर मिलकर के पहुँचेगा 7 एम्पियर। ये मेन है हमारे P और Q, मान लो इसको, ये हमारा R है, रिजल्टेंट कितना मिला। अब अगर हम इसको 4 एम्पियर वाले को ऐसे कर दें और 3 एम्पियर वाले को हम ऐसे कर दें, तो बताइए अब यहाँ से कितनी करंट जाएगी। तो बच्चों अभी भी 7 एम्पियर करंट जाएगी। आप आमीटर से नापते हैं करंट को, आमीटर डिवाइस होती है, लगा के यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, तारों के मोड़ने पर ऐसे वैसे कुछ करने से इस करंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यही गड़बड़ है कि अगर करंट के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो क्या वो वेक्टर बन जाएगी? ऐसा नहीं है। वेक्टर की कंप्लीट डेफिनेशन में ये बताया जाता है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करती हो, तो वो क्वांटिटी क्या बनेगी? वेक्टर। यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस वेक्टर अलजेब्रा, इन सब चीज़ों को फॉलो करे तब वो बनेगी वेक्टर, अदरवाइज वो हमारे लिए स्केलर है। तो यहाँ पर जो करंट है उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करती है, वेक्टर अलजेब्रा के हिसाब से जुड़ती नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा में कैसे जुड़ता है? वेक्टर अलजेब्रा में दोनों वेक्टर को जोड़ते हैं तो उनके बीच के एंगल के बदलने पर आंसर बदलता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तार के बीच का एंगल आप बदलेंगे तो उसके आंसर में फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर 4 3 7 एम्पियर, यहाँ पर भी 4 3 7 एम्पियर ही मिलना है, तो यहाँ पर एंगल बदलने पर आंसर नहीं बदला, वेक्टर अलजेब्रा के रूल फॉलो नहीं हो रहे, ये वाला फार्मूला काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ थीटा बदलेगा तो आर तो बदलना चाहिए, और यहाँ पर आप थीटा खूब बदलें, सुबह से शाम तक बदलते रहें, थीटा बदलेगा लेकिन आर का मान बदलना नहीं चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है उसमें तो थीटा बदलोगे तो आर का मान चेंज हो जाएगा। तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, इसलिए जो हमारी करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली में कुछ और होता है कि ऐसी जो क्वांटिटी होती है जिनके पास सब कुछ तो वेक्टर जैसा है, लेकिन वो वेक्टर अलजेब्रा धोखा दे देता है उनको, तो फिर वो स्केलर नहीं बनती हैं, वो टेंसर बन जाती हैं। टेंसर माने प्रदिश, टेंसर क्वांटिटी कहलाती हैं। तीसरी टाइप की होती हैं, ये हमारे सिलेबस में कहीं है नहीं, टेंसर क्वांटिटीज़ होती हैं और इनको पढ़ना भी नहीं है, तो हमारे लिए ये एक्चुअली में है तो टेंसर ही, लेकिन इनको टेंसर नहीं बोलना है, इसको बोलना स्केलर ही है, वो हमारे सिलेबस में वो है ही नहीं तो बोलेंगे उसको। ये हो गई हमारी एक स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हम इस इलेक्ट्रिक करंट के अगले पार्ट में बात करेंगे चार्ज कैरियर्स की, कि कैसे चार्ज कैरियर्स कहाँ पर कौन से होंगे कि जो करंट को फ्लो कराएं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।